नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RBN न्यूज़ हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की राजस्थान की प्रमुख खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राजस्थान में कौन मंत्री कितना पावरफुल, सीएम के बाद दिया सबसे मजबूत, किरोड़ी दिलावर जैसे 7 दिग्गजों के हिस्से आधे से ज्यादा बजट वाले विभाग। जी हां दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार ने कैबिनेट विस्तार के 6वें दिन मंत्रियों को विभाग बांट दिए। सरकार के टॉप 11 चेहरों को बड़े बजट वाले और पावरफुल विभाग मिले। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार जीडीपी कुल 14,13,620 करोड़ का है। वर्ष 2023-24 में 3,90,856 करोड़ का बजट पेश किया गया और भजनलाल सरकार में 7 मंत्रियों को बजट में हिस्सेदारी रखने वाले विभाग सौंपे गए हैं। सबसे पावरफुल वित्त विभाग की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को मिली है। आमतौर पर राजस्थान में वित्त विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते आए हैं। कृषि और ग्रामीण विकास जैसे विभाग को लेकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी पावरफुल हो गए हैं। शिक्षा विभाग का बजट सबसे बड़ा होता है, इसकी जिम्मेदारी मदन दिलावर को दे दी गई है। हालांकि भजनलाल सरकार ने मंत्रियों के विभाग बंटवारे में पावर बैलेंस बनाने की कोशिश की है। फिर दोनों उप मुख्यमंत्रियों की तुलना करें तो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को दी गई जिम्मेदारी उतनी भारी नहीं है जितनी दिया कुमारी की है। मोदी की मंत्री विधायकों को नसीहत, गुटबाजी भ्रष्टाचार से दूर रहें, पार्टी मॉनिटरिंग कर रही है, ऐसा काम करना जिससे सरकार रिपीट हो। जी हां दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्री विधायकों को नसीहत देते हुए कहा, गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहें। पीएम मोदी ने विधायकों से पूछा कि कांग्रेस चुनाव क्यों हारी, कांग्रेस के हार का कारण क्या रहा। कुछ विधायकों ने कहा गुटबाजी और कुछ विधायकों ने कहा भ्रष्टाचार। पीएम ने तुरंत सभी और विधायकों से कहा कि अब ये दोनों चीजें आप पर भी लागू होती है। आपको गुटबाजी और भ्रष्टाचार से दूर रहना है। पार्टी आपकी सारी गतिविधियों को मॉनिटरिंग कर रही है। पीएम मोदी ने 3 दिवसीय जयपुर दौरे के पहले दिन शुक्रवार रात भाजपा विधायकों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा की। भाजपा प्रदेश कार्यालय में मोदी ने विधायकों से कहा कि केवल 5 साल को ध्यान में रखकर काम नहीं करना है। 5 साल बाद सरकार रिपीट हो, इस चीज को दिमाग में रखकर आगे काम करना है। पीएम ने कहा, जिन बूथों पर आप चुनाव हारे हैं सबसे पहले उन बूथों पर जाएं। वहीं जिन बूथों पर आपको जीत मिली है उनका मंथन कीजिए कि इन बूथों पर आपको किस वजह से जीत मिली है और जिन बूथों पर आप हारे हैं उसकी क्या वजह रही। शाह बोले, 2014 के बाद देश में आतंकी उग्रवादी हिंसा में कमी, सुरक्षा से जुड़े मामलों में एआई का यूज बढ़ाएं, नए आपराधिक कानूनों का फोकस सजा नहीं न्याय। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों के लिए केंद्र राज्यों के बीच बेहतरीन तालमेल से काम करने के साथ एआई के उपयोग को बढ़ावा देने को कहा। नए आपराधिक कानूनों के लिए थानेदारों से लेकर डीजीपी तक ट्रेनिंग देने पर जोर दिया है। शाह शुक्रवार को जयपुर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। शाह ने कहा कि देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। अमृतकाल में कई नई शुरुआत हुई है। नई शिक्षा नीति का निर्माण करने के साथ ब्रिटिश युग के कानूनों की जगह 3 नए आपराधिक कानून बनाए हैं। नए कानून सजा की बजाय न्याय देने पर केंद्रित है। इन कानूनों के अमल में लाने से हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, नए आपराधिक कानूनों को ग्राउंड पर सफलता से लागू करने के लिए थानेदार से लेकर डीजीपी तक ट्रेनिंग पर जोर देना होगा। थाने से पीएचक्यू स्तर तक टेक्निकल अपग्रेडेशन की जरूरत है। उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डेटाबेस को जोड़ने और एआई आधारित एनालिसिस प्रोसेस को अपनाने की जरूरत है। कई मामलों में एआई को अपनाकर सुरक्षा से जुड़े खतरों को कम किया जा सकता है। अमित शाह ने कहा, 2014 के बाद से देश के सुरक्षा ढांचे के माहौल में समग्र सुधार हुआ है। 3 महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट यानी जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और वामपंथी उग्रवादी हिंसा में कमी आई है। शाह ने कहा, पिछले कुछ साल में यह सम्मेलन एक थिंक टैंक के रूप में उभरा है जो निर्णय लेने और नई सुरक्षा रणनीतियों को तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है। देश भर में आतंकवाद विरोधी तंत्र के ढांचे को आकार और कौशल की एकरूपता लानी होगी। इससे आतंकवाद से निपटने में आसानी होगी। राजस्थान में एक साल में हिट एंड रन के 2720 मामले। हिट एंड रन के मामलों में राजस्थान चौथे नंबर पर। जी हां दोस्तों, हिट एंड रन में राजस्थान देश में चौथे नंबर पर है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में राज्य में ऐसी 2720 सड़क हादसे दर्ज किए गए जिनमें एक्सीडेंट के बाद आरोपी चालक मौके से भाग गए। हादसे में 2850 लोगों की जान गई थी, यानी रोजाना औसतन 8 मौतें हुई। यूपी पहले और एमपी दूसरे स्थान पर है जहां 16,000 और 8,000 से अधिक ऐसे केस हुए। महाराष्ट्र 5वें नंबर पर है। देश में 2022 में हिट एंड रन के 47,806 केस हुए। इनमें 50,815 लोग मारे गए। राजस्थान में हिट एंड रन के सर्वाधिक 586 मामले जयपुर में हुए। शहर और ग्रामीण दोनों में 293 मामले दर्ज हुए।
इनमें 637 लोग मारे गए। 327 मामले पाली में दर्ज हुए, इनमें 328 जाने गई। तीसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ है। दौसा बांसवाड़ा में 263 और 222 मामले सामने आए हैं। ये दोनों जिले प्रदेश में चौथे और छठे नंबर पर हैं। अलवर, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, धौलपुर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक शामिल है। गोगामेडी हत्याकांड के तार बीकानेर से जुड़े हत्यारों को अशोक देकर आया था हथियार। बीकानेर में एटीएम लूट समेत दर्ज है उस पर कई मुकदमे। जी हां दोस्तों, करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के तार बीकानेर से जुड़े हैं। हत्यारों तक हथियार पहुंचाने के मामले में बीकानेर का नाम सामने आया है। गोगामेडी के हत्यारों को जरेली के अशोक मेघवाल ने हथियार पहुंचाए थे। अशोक का अधिकांश समय बीकानेर में ही बीता था। उस पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। हत्या के बाद एक आरोपी को अशोक ने ही 7 दिन तक अपने घर में पनाह दी थी। वह गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर 5 साल से उसके गुर्गों तक हथियार पहुंचाने का काम कर रहा था। यह खुलासा एनआईए की जांच पड़ताल में सामने आया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा के इशारे पर बदमाशों ने सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए पूरी प्लानिंग बनाई थी। गोदारा के इशारे पर अशोक ने बदमाशों को हरियाणा से हथियार लाकर जयपुर में दिए थे। उसने ही इस मामले में एक आरोपी उधम सिंह को जरेली में 1 सप्ताह तक पनाह दी थी। अशोक की तलाश में बीकानेर में एनआईए ने कई स्थानों पर छापेमारी की थी। यहां से जाने के बाद यह चंडीगढ़ में दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। तब उसे जयपुर लाया गया था। उससे हुई पूछताछ में जरेली के अशोक का नाम सामने आया। एनआईए टीम ने बुधवार को अल सुबह दबिश देकर उसे घर से दबोच लिया था। घर की तलाशी ली तो वहां हथियारों का जखीरा पकड़ा। उस मकान की तलाशी ली जहां एक आरोपी ने फरारी काटी थी। राजस्थान और एमपी 3 शहर बनेंगे वेटलैंड सिटी। उदयपुर के साथ भोपाल और इंदौर भी होंगे शामिल। केंद्र सरकार ने भेजा प्रस्ताव। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय देश के 3 शहरों को वेटलैंड घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रस्ताव स्विट्जरलैंड रामसर संस्था को भेजा है। इसमें राजस्थान के उदयपुर शहर के साथ मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर भी शामिल है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो ये तीनों शहर भारत के वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन और इसके बाद इन शहरों को आर्द्रभूमि वेटलैंड वाले शहर का टैग दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को लेकर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर जानकारी शेयर की। पोस्ट में केंद्रीय मंत्री यादव ने लिखा, देश के पहले 3 शहरों इंदौर, भोपाल और उदयपुर को रामसर साइट के नामांकन के लिए पेश कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लक्ष्य शहरी क्षेत्र से सटे आर्द्रभूमि संरक्षण और उचित उपयोग के साथ स्थानीय आबादी के लिए सामाजिक आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना है। 9 अक्टूबर 2023 को उदयपुर की जिला पर्यावरण समिति की बैठक में उदयपुर को वेटलैंड सिटी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। समिति अध्यक्ष जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी घोषित कराने के प्रस्ताव पर चर्चा कर अनुमोदन किया था। इसके बाद यह प्रस्ताव राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण को भेजा गया और वहां से प्रस्ताव केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजा गया था। उदयपुर शहर और जिला झीलों और तालाबों से घिरा है। उदयपुर शहर के अंदर ही फतेह सागर, पिछोला और शहर के पास उदय सागर झील और बड़ी तालाब है। इसके अलावा जिले में जयसमंद झील भी है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कई जलाशय है। मीनार बर्ड विलेज उदयपुर जिले की सबसे बड़ी पहचान है। मीनार के दोनों तालाब मिलाकर मीनार साइट पहले ही वेटलैंड घोषित हो चुकी है और अब उदयपुर वेटलैंड सिटी का दर्जा देने का प्रस्ताव दिल्ली से आगे बढ़ा है। वेटलैंड सिटी बनाने से जिले में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वाटर बॉडी के संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, झीलों और जलाशयों में दूसरी गतिविधियां रुकेगी, जैव विविधता व पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित होगी, शहरी विकास और पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में प्राथमिकता बढ़ेगी, जलाशयों को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता होगी। डीएफओ अजय चितौड़ा के अनुसार भारत से एक भी शहर वेटलैंड सिटी में शामिल नहीं है। वे कहते हैं कि चूंकि उदयपुर प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध है, उदयपुर के जल स्रोत वेटलैंड सूची में नामित है। ऐसे में वेटलैंड सिटी घोषित होने पर जल स्रोतों के संरक्षण में सहयोग मिलेगा। जल स्रोतों के कैचमेंट मैनेजमेंट, वाटरशेड मैनेजमेंट, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म आदि गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अगस्त 2023 में उदयपुर जिले के मीनार के दोनों तालाबों को मिलाकर वेटलैंड घोषित किया गया। तब राज्य सरकार ने राज्य के 44 वेटलैंड के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की, जिसमें मीनार भी था। जयपुर जिले के बर्ड विलेज मीनार गांव के वेटलैंड को अधिसूचना में मीनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया। मीनार गांव में ब्रह्मा तालाब और दंड तालाब भी है और इनको मिलाकर ही मीनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बनाया गया। इसमें दंड ब्रह्मा वेटलैंड कॉम्प्लेक्स का कुल क्षेत्रफल 132 हेक्टेयर है। इसमें 80 दंड और 52 हेक्टेयर ब्रह्मा तालाब का है। तो दोस्तों आज के समाचारों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तो दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप इसी तरह की न्यूज़ से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।